हेलो स्टूडेंट। और लॉकडाउन में आप लोगों का कैसा चल रहा है? कुछ पढ़ाई लिखाई हो रही है कि नहीं? चलिए आज मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविज़न के संदर्भ में कुछ समझाना चाहती हूँ, क्योंकि आज भी वो स्थिति जो है इमरजेंसी जैसी ही है। आप घर में लॉकडाउन में वही फील कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा अपने संविधान के बारे में समझा देना चाहती हूँ। हमारा संविधान जब बनाया गया है, इसमें ऐसे तो फेडरल सिस्टम लागू है, संघात्मक संविधान, लेकिन इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण इसमें जब कभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो तो इमरजेंसी प्रोविज़न, जो कि जर्मनी के संविधान से लिया गया, और इसमें ये उपबंधित करता है कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो संविधान हमारा संघात्मक के बजाय एकात्मक हो जाता है। अब वो कौन कौन सी परिस्थिति, तो अब मैं बताती हूँ आपको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन से आर्टिकल्स हैं जिसमें इमरजेंसी प्रोविज़न दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आप जानिए, देखिए आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 से 360 तक में आपात उपबंध की बात की गई है। अब ये आपात उपबंध ये टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, ये कितने प्रकार की होती है? तो देखिए ये हमने लिखा है, ये 3 प्रकार की होती है इमरजेंसी। सबसे पहला क्या है? नेशनल, यानी नेशनल मीन्स राष्ट्रीय आपात। सेकंड नंबर पे आता है स्टेट इमरजेंसी, और थर्ड जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में बताया गया है, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में, अनुच्छेद 356 में, और फाइनेंशियल वित्त आपात जो है आर्टिकल 360 में। अब तक तो ऐसी स्थिति नहीं आई है कि जो इसको लगाने की ज़रूरत पड़ी हो, लेकिन नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी ये दोनों ही लगाए जा चुके हैं, और एक नहीं कई बार जा चुके हैं। अब मैं सबसे पहले बारी बारी से मैं तीनों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने नेशनल इमरजेंसी की बात करती हूँ। नेशनल इमरजेंसी, या हिंदी में आप राष्ट्रीय आपात कह सकते हैं। ये अनुच्छेद 352 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 352 के में यह बंधित करता है कि यदि राष्ट्रपति को क्या समाधान, सबसे पहला वर्ड यूज किया गया समाधान हो जाए, कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिससे पहला शब्द युद्ध, वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है या ऐसा सन्निकट है, तो वह राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अब अगर हम 352 के उपबंधों की बात करें तो इसके हर शब्द जो हैं अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। सबसे पहला यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए, तो ये हम कैसे माने? क्या राष्ट्रपति का उसका अपना पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल व्यू ही समाधान मान लिया जाए, या मंत्रिमंडल की राय से? तो राष्ट्रपति का अपना पर्सनल ओपिनियन जो होता है वो नहीं, ये मंत्रिमंडल की ओपिनियन मानी जाती है, मंत्रिमंडल के द्वारा उसे सलाह दी जाती है। अब वो कब? जब गंभीर आपात उत्पन्न हो। ऐसा नहीं कि साधारण ही अब 4 लोग लड़ रहे हों, 10 लोग लड़ाई कर रहे हों, ऐसे में नहीं लगाया जा सकता। जब गंभीर, यानी कि स्थिति ऐसी हो जो आउट ऑफ कंट्रोल हो, जिसमें युद्ध। अब स्थिति कैसी होनी चाहिए? 3 शब्द यूज किए गए, युद्ध, वाह्य आक्रमण, यानी वाह्य आक्रमण मीन्स विदेशी आक्रमण का खतरा हो, या तीसरा सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह हालांकि हमारे संविधान में पहले से नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। इसकी जगह पे आभ्यंतरिक अशांति थी, जिसका बड़ा इंदिरा गांधी के समय में बड़ा मिसयूज किया गया, इसलिए इसे सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है या ऐसा सन्निकट है, तो वह राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अब फिर से 2 शब्द आ गए, उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, यानी कि वर्तमान में है, या ऐसा सन्निकट है, यानी ऐसी संभावना है कि उसकी सुरक्षा संकट में हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में आपात की उद्घोषणा वो कर सकता है। अब
जैसा कि हमने पहले ही कहा, इसमें 3 शब्द की बात की गई, जिसके होने या उसकी आशंका पर राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकता है। वो कौन कौन से शब्द? युद्ध, वायु आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। हमने पहले ही कहा, सशस्त्र विद्रोह शब्द को 44वें संविधान संशोधन द्वारा आभ्यंतरिक अशांति के स्थान पर रखा गया। अब ये क्यों जोड़ा गया? क्योंकि ये आभ्यंतरिक अशांति शब्द का इंदिरा गांधी के काल में बड़ा ही मिसयूज किया गया। उन्होंने इस ग्राउंड पे कई बार नेशनल इमरजेंसी लगाया, सिर्फ इसीलिए हमारे संविधान में 44वें संविधान संशोधन करने की ज़रूरत पड़ी और इसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह, जैसा कि इसके नाम से ही सिर्फ अब जब तक अस्त्र सशस्त्र में विद आर्म्स, यानी कि जब तक अस्त्र के साथ विद्रोह न हो, कुछ लोग ऐसा आभास हो कि कुछ लोग किसी राज्य में या किसी समूह के द्वारा कुछ इस तरह की गतिविधियां होने वाली हैं, तब ये लगाया जा सकता है। अब हम इसको देखते हैं। हमने जैसा कि इसके अनुच्छेद 352 में पहले ही कहा कि राष्ट्रपति का समाधान, तो आपको बताए राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा, ये राष्ट्रपति कब उद्घोषणा करता है? हाँ, तो अभी मैं बता रही थी कि राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा, राष्ट्रपति कब उद्घोषणा करता है? क्या हमने कहा कि क्या राष्ट्रपति का उसका अपना ओपिनियन, अपना विचार, उसका अपना ही मान लिया जाए? तो नहीं, या सिर्फ क्या वो प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है? ऐसा भी नहीं हो सकता। क्या है कि राष्ट्रपति उद्घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित विनिश्चय द्वारा ही करेगा, केवल प्रधानमंत्री के परामर्श से नहीं। ऐसी उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन के विशेष बहुमत अर्थात उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ। सबसे पहले अभी हमने कहा कि ऐसी उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन के विशेष बहुमत अर्थात उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ये भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय में राष्ट्रीय आपात का इतना अधिक मिसयूज किया गया कि 42वां और 44वां संविधान संशोधन की ज़रूरत पड़ी। और 44वें संशोधन के पूर्व ऐसा संकल्प साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता था। इसमें विशेष बहुमत या उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होने की आवश्यकता नहीं होती थी। बट जब 44वां संशोधन पारित हुआ, तब ये कहा गया कि ऐसी उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन के विशेष बहुमत द्वारा ही होना चाहिए, अर्थात उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, साधारण बहुमत से नहीं किया जा सकता। एक बात और नोट करने वाली है, ऐसी उद्घोषणा पारित होने के बाद में उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा इसे वापस या रिवोक आप कह सकते हैं या परिवर्तित भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार उद्घोषणा हो गई तो वो हो गई, उससे मान लिया जाए। अगर परिस्थितियां ऐसी हैं, अगर ऐसा आभास हो जाता है कि स्थिति कंट्रोल में है, तो इस उद्घोषणा को वापस लिया जा सकता है या इसे परिवर्तित किया जा सकता है। आपात उद्घोषणा वापस लेने या परिवर्तित करने के लिए किसी विशेष संकल्प की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मली ऐसे ही लिया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इसकी अवधि क्या है, राष्ट्रीय आपात की अवधि क्या है। राष्ट्रीय आपात, जैसा कि हम जब हम स्टेट इमरजेंसी पढ़ेंगे, फाइनेंशियल पढ़ेंगे, तो सब हमें इसकी अवधि निर्धारित की गई है, लेकिन राष्ट्रीय आपात की कोई अवधि नहीं है। इसके राष्ट्रीय आपात अनिश्चित अवधि के लिए लगाया जा सकता है। जैसा कि जैसे अगर स्थिति हमारे कंट्रोल में है तो हटाया जा सकता है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल है, अगर स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई तो उसे कंटिन्यू रखा जाएगा। राष्ट्रीय आपात अनिश्चित अवधि तक लगाया जा सकता है, परंतु एक बार में
6 माह के एक बार में 6 माह के लिए ही लगाया जा सकता है। उसके बाद पुनः संसद का अनुमोदन आवश्यक है। अगर संसद का अनुमोदन नहीं मिलता है तब वो पुनः लागू नहीं माना जाएगा। यानी एक बार अगर लगाया गया तो 6 माह के बाद संसद का अनुमोदन आवश्यक है। 44वें संशोधन के पूर्व संसद के अनुमोदन के पश्चात यह अनिश्चित काल के लिए प्रवर्तन में रह सकता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं। 44वें संविधान संशोधन के पूर्व संसद के अनुमोदन के पश्चात यह अनिश्चित काल तक के लिए, इसकी कोई लिमिट नहीं थी। जैसे एक बार में लगा, जैसे हम 1962 वाला देखते हैं, 71 वाला देखते हैं, 6-6, 7-7, 8-8 साल के लिए लगाए रह गए इंदिरा गांधी। तो अब ये भी स्थिति ना अनिश्चित काल तक तो है, लेकिन उसमें भी एक टाइम, एक लिमिटेशन है। अब हम देखते हैं कि एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि आपात उद्घोषणा का क्षेत्रीय विस्तार, जब ये चूँकि ये जैसा कि हम इसके नाम से ये स्पष्ट है, राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी, तो अगर एक बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो गई तो क्या वो पूरे इंडिया में, पूरे भारत में कंटिन्यू एक साथ लगाया जा सकता है, या किन्हीं क्षेत्रों में? जैसे सपोज करिए कि मे बी हमारे यहाँ जितने भी राज्य हैं, कहीं स्थिति बहुत बेकार है, कुछ ऐसे भी राज्य हो सकते हैं कि जिनमें स्थिति ठीक है, नॉर्मल है, वो कंट्रोल में है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है, वहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है, तो क्या वहाँ भी लगाना उचित होगा? तो 42वें संविधान संशोधन के पूर्व तो ऐसा नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा देश के किसी भी भाग में परिसीमित की जा सकती है, या यदि संपूर्ण भारत में लागू है तो उसे किसी एक भाग से हटाया जा सकता है जहां स्थिति सामान्य हो गई है। इस संशोधन के पूर्व राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत के संबंध में ही की जा सकती थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब अगर हमने पहले कहा कि अब अगर ऐसी स्थिति, ऐसा आभास होता है कि किसी राज्य में स्थिति कंट्रोल में हो गई है तो वहाँ से उसे हटाया जा सकता है। अब हम देखते हैं आपात उद्घोषणा का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अब घोषणा तो लग गई, आपात, राष्ट्रीय आपात यानी कि संघात्मक व्यवस्था एकात्मक रूप धारण कर लिया। जो हमारा फेडरल सिस्टम था वो एकात्मक रूप धारित कर लिया और सारी शक्तियाँ केंद्र में निहित हो गई। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, प्रभाव क्या क्या पड़ा? सबसे पहला प्रभाव हम देखते हैं कि संघ द्वारा राज्यों को निर्देश। अब ये अनुच्छेद 353 क्या कहता है? संघ यानी कि पूरी की पूरी कार्यपालिका से हम देखते हैं कि कार्यों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्तियाँ अलग अलग, जब हम केंद्र राज्य संबंध पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ही ये 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो जाती है तो संघ द्वारा राज्यों को निर्देश। अब राज्य, ये जो राज्य हैं वो अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग उसी अनुसार करेंगे जैसा संघ द्वारा निर्देशित किया जाता है। तो पहला तो इम्पैक्ट यही हुआ कि संघ द्वारा राज्यों को निर्देश। अब दूसरा क्या देखते हैं हम? संघ को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति। अब ये भी इम्पोर्टेंट क्या है, हम देखते हैं कि हम 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है। अब जैसे 352 के तहत घोषणा हुई, संघ को क्या अधिकार मिल गया कि संघ को राज्य सूची के विषय पर भी विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो गई। अब तीसरा प्रभाव क्या पड़ रहा है? वित्तीय संबंधों में परिवर्तन। जैसे कि हम कह रहे हैं कि क्या होता है, संघात्मक रूप जो है हमारे संविधान का, ये एकात्मक रूप ग्रहण कर लिया गया। अब एकात्मक होने की वजह से वित्तीय संबंधों में भी परिवर्तन। ये आवश्यकता अनुसार जैसी परिस्थितियां हैं, अगर लगता है कि किसी राज्य में फंड की ज़्यादा ज़रूरत है, किसी में कम की है, या युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है या कुछ और भी, तो किसी
किन्हीं खर्चों को कम किया जा सकता है, यानी पूरा का पूरा वित्तीय संबंध, वित्तीय कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल किसके हाथ में आ जाता है? सेंटर के आ जाता है, केंद्र के हाथों में आ जाता है। अब चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? लोकसभा की अवधि में वृद्धि। क्या है लोकसभा, राज्यसभा? ये मेंबर्स कहाँ, जो चुन के जाते हैं, जनता द्वारा चुने हुए जो मेंबर हैं। लेकिन जब ये राष्ट्रीय आपात की स्थिति उत्पन्न होती तो इनका क्या है, जो कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन आपात स्थिति में चुनाव कराने की पोजीशन नहीं होती, चुनाव तत्काल हो नहीं सकता। तो क्योंकि जो ग्राउंड्स हमने बताए थे, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, तो क्या ऐसी स्थिति में चुनाव कराना पॉसिबल है? चुनाव कराना पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए लोकसभा की अवधि में वृद्धि हो जाती है। लेकिन कभी कभी हमने कहा ना, जहाँ सुविधाएं होती हैं, जहाँ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, या जो चीज़ सेफ्टी, किसी सुरक्षा के उद्देश्य से, हर चीज़ का पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही पड़ता है। यहाँ भी इस लोकसभा की अवधि में वृद्धि जो इसका परिणाम था, उसका एक तरह से अब तक मिसयूज ही हुआ है। राष्ट्रीय आपात लगा के लोग, जब लगा कि हमारी सरकार अगले चुनाव में कहीं ना जीत पाए, तो उससे इसका एक तरह से, खैर ये तो एक पॉलिटिकल मुद्दा हुआ, लेकिन ऐसे भी सिचुएशन बन सकते हैं कि लोकसभा जब ये स्थिति आर्टिकल 352 के तहत, जब 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, तो लोकसभा की अवधि में वृद्धि हो सकती है। अब पांचवा क्या है? अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन। ये जैसे ही उद्घोषणा होती है, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त जो मूल अधिकार हैं वो अपने आप निलंबित हो जाते हैं और इन्हें करना नहीं पड़ता। जबकि 6 वही क्या कहता है? अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। ये इसमें हमारे जितने भी मूल अधिकार हैं, ये तो अपने आप खुद ही, जैसे ही उद्घोषणा है, अनुच्छेद 19 तत्काल निलंबित हो गया। लेकिन वहीं छठा पॉइंट क्या कह रहा है? और जो हमारे अधिकार हैं वो कब तक के लिए निलंबित हैं? मूल अधिकारों के प्रवर्तन का, यानी वो उस समय तक उनको प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, बाद में उनका प्रवर्तन हो सकता है। और ये अंतर क्या है? 19 जो है वो तत्काल ही निलंबित हो गया। तो जब वो निलंबित हो गया, तो उस दौरान अगर उस राइट का वायलेशन हुआ है, तो उसे बाद में उसे प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। लेकिन यहाँ ये मूल अधिकारों का निलंबन जो हुआ है, वो सिर्फ प्रवर्तन का निलंबन हुआ है, उसको उस राइट का निलंबन हुआ है सिर्फ। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे राइट का वायलेशन नहीं हुआ है तो हम बाद में उसके लिए, हालांकि अब इसके लिए भी कई केस, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस आया, क्योंकि अब इसमें कई ऐसे मीसा वगैरह कई कानून बना के इंदिरा गांधी के समय में लोगों को जेल भिजवाया गया और कुछ इस तरह की का मिसयूज हुआ। इसलिए हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ और ये कहा गया कि ठीक है, हम यहाँ एक टॉपिक ही दे देते हैं, आपात उद्घोषणा एवं मूल अधिकार। क्या है आपात उद्घोषणा का मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहला प्रभाव तो अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित हो गया, लेकिन और सारे अधिकार जब तक आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब तक के लिए निलंबित हो गया। ये क्या है? उसके बाद आपात उद्घोषणा के बाद पुनः पुनर्जीवित हो जाएगा। और ये क्या है? और सारे अधिकार जो हैं वो सिर्फ उनका प्रवर्तन निलंबन, उनका प्रवर्तन मीन्स उनका इन्फोर्समेंट निलंबित रहता है। उनके और सब जो राइट्स हैं, अन्य फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उनका इन्फोर्समेंट जो है वो निलंबित रहता है। अब एक चीज़ और कि क्या ये जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? इन सब का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। पहले तो यही कहा गया, 38वां संविधान संशोधन हुआ। 38वां क्या कहा गया इसमें? संविधान संशोधन, इसमें क्या कहा गया?
नहीं हो सकता, नो नहीं हो सकता। बट बाद में 44वें संविधान संशोधन में कई चीज़ें, 44वां संविधान संशोधन जो आपका है 44वां संशोधन जो है संविधान संशोधन जो है ये मूल अधिकारों के संदर्भ में वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कई चीज़ें जोड़ी गई। इस 44वें संविधान संशोधन में बहुत सी जोड़ी गई। पहला तो ये भी कहा गया कि सारा ठीक है, लेकिन क्या है, आर्टिकल 20 एंड 21 ये कभी भी निलंबित नहीं हो सकता, इसे नहीं हटाया जा सकता, यह हमेशा प्रवर्तन में रहेगा। जुडिशियल रिव्यू, जिससे 38वें संविधान संशोधन में इसे कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, इसमें ये कहा गया कि ठीक है जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, लेकिन अगर 20, 21 और ऐसे हमारे जीवन के अधिकार आधारभूत ढांचे में परिवर्तन होता है, हमारे जीवन के अधिकार का वायलेशन होता है, तो ऐसी स्थिति में वायलेशन होता है, तो ऐसी स्थिति में उसका जुडिशियल रिव्यू कराया जा सकता है। अब क्या है, हम जैसा कि जब हम फंडामेंटल राइट्स वाला पोर्शन पढ़े थे तो हमने देखा था, पढ़ा था कि जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हमें उपचार की कहाँ व्यवस्था की गई है, आर्टिकल 32 एंड 226, यही दो आर्टिकल तो हैं। कैसे, रिट के माध्यम से। तो यही सेम स्थिति अब भी है। तो अगर इस 44वें संविधान संशोधन में यही कहा गया कि ठीक है 19 तो निलंबित खुद ही हो जाता है, लेकिन जैसा कि 38वें संविधान संशोधन में कहा गया कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, लेकिन 44वें संविधान संशोधन यही कहता है कि इसमें कई चीज़ें, पहला तो आभ्यंतरिक अशांति को हटाया गया और उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, ताकि जो उसका मिसयूज हुआ वो न होने पाए। दूसरा क्या कहा गया कि ठीक है जुडिशियल रिव्यू तो नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, नॉर्मली नहीं होगा, लेकिन अगर 20 और 21 का वायलेशन होता है, हमारे जीवन के अधिकार का वायलेशन होता है, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ जा सकते हैं 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत हाई कोर्ट में। अब ये रहा हमारा राष्ट्रीय आपात। अब एक चीज़ और, अब तक कितनी बार लगाया गया, तो सबसे पहले कब लगा, राष्ट्रीय आपात 1962 में, जब चीन ने आक्रमण किया, चीन के आक्रमण के समय, और फिर दोबारा कब लगा, ये कंटिन्यू अभी चल ही रहा है। तब तक भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में, और फिर अब ये ताशकंद समझौता, ये कंटिन्यू 1962 से लेके 68 तक कंटिन्यू ये राष्ट्रीय आपात की ही स्थिति बनी रही। फिर ऐसे 1972 में लगा, फिर क्या है 75 में वही आभ्यंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्प्यूट के ग्राउंड पर, जिसको हटा के 44वें संविधान संशोधन में इस इंटरनल डिस्प्यूट की जगह पे क्या रखा गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द को ऐड करना पड़ा, क्योंकि ये तो इस शब्द का अपने आप में बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज हुआ, इस आभ्यंतरिक अशांति का बहुत मिसयूज हुआ। सिर्फ इसीलिए इसकी जगह पर जब तक सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा, ये विद्रोह सिर्फ आभ्यंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगाया जा सकता, जब तक सशस्त्र विद्रोह न हो, तब तक सशस्त्र विद्रोह न। और ये कब जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह, 44वें संविधान संशोधन में। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे इस इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितने भी अमेंडमेंट हैं उसमें 48वां, 42वां एंड 44वां, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। ये 3 अमेंडमेंट जो हैं इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट्स ओके। हाँ,
उम्मीद करती हूँ कि अब आपको नेशनल इमरजेंसी समझ में आ गई होगी। अब इसे आप पढ़िए, फिर मैं स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी दोनों एक वीडियो में डाल के देती हूँ और समझा के देती हूँ। ओके।